अब वो भी डेंजरस हो गया कि एआई जनरेटेड क्या है और नहीं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% यहाँ लोग होंगे, आधी चीज़ें अच्छी चीज़ें देख के बोलते होंगे नहीं 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 एआई तो नहीं है। बिल्कुल। तो वो डाउट आने लग गया है मीडिया पे ही हमें और इस पे। इसलिए न्यूज़ पेपर ब्रांड्स जागरण, हाँ हाँ इनका न्यूज़ सही है, हाँ इनका न्यूज़ चाहिए, मैं इन्हीं की सुनूंगा, मैं बाकी की नहीं सुन। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपने एआई की बात की तो अभी जैकी श्रॉफ जी ने अपना कोर्ट जाके अपनी आवाज़, अपना बीडू जो उनका पेट वर्ड है या उनकी इमेज है, उसकी इमेज को लेके कोर्ट से आदेश लिया कि कोई भी उनकी परमिशन बिना यूज़ नहीं कर सकता। एक्टर्स के साथ ये बहुत होता है कि लोग मिमिक्री करते हैं, कई बार उसमें लिमिट भी क्रॉस होती है। आप भी कई बार मिमिक्री पे नाराज़ होते हैं, क्या लगता है कि ये कितना ज़रूरी है? आपने कुछ कोर्ट जाके ऐसा लेने के आदेश? मैंने बहुत पहले किया है और मैंने अपना नाम, अन्ना मेरा नाम है नहीं, अन्ना ने भाई जो है वो दुनिया का दिया हुआ नाम है। मैं कौन होता हूँ कि उसे जाके उस पर पाबंदी लगा दूँ? नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे भाई कह के बुलाते हैं, क्योंकि एक प्यार, एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। लेकिन मैंने फैमिली की इमेजेस, फैमिली की पर्सनालिटीज़, मेरी खुद की पर्सनालिटी, मैं उस पर पाबंदी लेकर आया हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता अगर कोई मेरा मिमिक्री करे। सुनील शेट्टी शायद 8 साल जिंदा रहा क्योंकि मिमिक्री चलती रही और बहुत सारे घर चले इसके ऊपर। लोग इंस्पिरेशन की वजह से करते हैं, लोग कॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आप मिमिक्री कीजिए, मॉकरी करोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं 100% मेरे साथ हुआ भी है। स्टेज पे मैंने कोई मॉकरी कर रहा था और बॉर्डर की डायलॉग की गई, धरती मेरी माँ है साहब जी, उसका मजाक उड़ा रहा था। अब आप उसका मजाक उड़ाओगे तो आपको क्या लगता है मेरे अंदर का जो भैरव सिंह है तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा ना। मैं क्यों सुनूं किसी की? मैं किसी की नहीं सुनता, क्योंकि अगर सच हूं, ऑनेस्ट हूं तो डर नहीं है। अगर डरता हूं तो हिचकिचाऊंगा किसी भी चीज़ को बोलने से। तो मैंने उससे यही किया कि बेटा गलत फिल्म तुमने चुन लिया, तुम हेरा फेरी की मजाक उड़ाओ, धड़कन की, देव की मजाक उड़ाओ, एक जो फौजी है उसका मजाक कभी मत उड़ाओ, क्योंकि यानी देश के बारे में तुम्हारे बात लेने देने के लिए कुछ है ही नहीं, प्यार जैसी चीज ही नहीं है। बोले नहीं सर मैं तो ऐसे, मैं बोले ऐसे भी मत करना, क्योंकि जिंदगी में तुम कभी सुनील शेट्टी बन नहीं सकते। तुम्हें 35-40 साल लग जाएंगे बनते बनते, क्योंकि आज मैं जाके बना हूं, तब बना नहीं था, तो ये चीजें हैं। मिमिक्री की बात की तो मुझे ऋषभ शेट्टी की भी एक बात याद आ रही है कि कांतारा को लेके काफ़ी चीज़ें हुई थी कि देव की बात हो रही थी, काफ़ी लोग उसको भी मिमिक्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था प्लीज़ डोंट डू। देखिए रणवीर ने किया था, लेकिन रणवीर को हमारे कल्चर के बारे में नहीं मालूम। हाँ। तो वहाँ कहीं ना कहीं इग्नोरेंस के वजह से, इनोसेंस के वजह से कुछ और हो जाता है। वो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। वो जो ऋषभ ने परफॉर्म किया था उसके बारे में बात किया था। मैं मैंगलोर का हूँ, ऋषभ वहीं का है। वो हमारे दैव है, वो हमारे देवता है। तो वो आज पहली बार दुनिया को पता चला कि हमारे दैव कितने पावरफुल है। मैं 65 इयर्स का हो चुका हूँ। आई थिंक 1 या 2 साल छोड़ के 63 इयर्स मेरी जिंदगी का मैं ये देव के पूजा के लिए जाता ही हूँ, आज भी जाता हूँ। वैसे ही होती है, वैसे ही होती है और उससे ज्यादा पावरफुल होती है। और ऋषभ में वो देव घुसे हुए थे, इसलिए उसने वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो दैव्य बोल रहा है। तो वो इंटेंसिटी थी ऋषभ के परफॉर्मेंस में। इसलिए अगर कोई भी कुछ भी करेगा आपको लगेगा वो मजाक कर रहा था, लेकिन वो मजाक था नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने कभी रणवीर से बात नहीं की, लेकिन आई नो हाउ एन एक्टर थिंक्स। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये जो प्रथाएं हैं सिनेमा में दिखा रहे हैं, इनकी मिमिक्री को लोगों को समझना नहीं करना चाहिए। समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, कल्चर रूट्स को समझना ज़रूरी है। वैसे ही यूनिफॉर्म का मजाक भी उड़ाना गलत है। पुलिस वाला हो, आप पुलिस हो, आप आर्मी हो, नेवी हो, एफएस हो, बीएसएफ हो, कमांडो हो, सीआईएसएफ हो, किसी जो भी इंसान अपने फैमिली को छोड़ के, घर छोड़ के कहीं और जाकर हमारे बॉर्डर्स को, हमारे एयरपोर्ट्स को, हमारे रेलवे यार्ड्स को, हमारे शिपिंग यार्ड्स को प्रोटेक्ट करता है,
वो देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उतने ही पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। सीआईएसएफ का मायना भी उतना ही है जितना बीएसएफ और आर्मी का है, क्योंकि एयरपोर्ट पे हर बोर्डिंग कार्ड को देखना, आपको फिजिकल चेक करना, मशीन्स में देखना, 12-12 घंटे देखना, ये साधारण लोगों का काम नहीं है। तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी वरुण को लोग ट्रोल करने लग गए थे बॉर्डर का। वरुण एक आर्मी अफसर का किरदार निभा रहा है, आप किसकी ट्रोलिंग कर रहे हो? आप क्या जानते हो कि डायरेक्टर ने क्या कहा होगा या कोरियोग्राफर ने क्या कहा होगा वरुण को, कि और वरुण की वो चिट्ठी क्या थी होगी कि माँ ये करने लगी है या मैं इतनी खुश हूं। तो चिट्ठी देखकर लोग खुश भी होते हैं ना। बिल्कुल। जब चिट्ठी आती है और आप महीनों बाद एक फौजी को एक चिट्ठी आता है तो वो खुश भी होता है कि पिताजी की बीमारी अब नहीं रही और पिताजी अब ठीक हो गए और ऐसा हो रहा है, दिवाली में ऐसा हो गया। खुशखबरी भी तो आती है चिट्ठी में। बिल्कुल। तो क्यों लोग अज्यूम करते हैं कि वरुण को हंसना नहीं चाहिए और रोते ही रहना चाहिए? ये है टॉक्सिक कल्चर, ये है दैट पार्ट ऑफ सोशल मीडिया दैट इज टॉक्सिक, दैट वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम। मैं तो एकदम क्लियर हूँ, नेगेटिव मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, मेरे को आर्टिस्ट के बारे में, मेरे फिल्म के बारे में, प्रेस ब्लॉक आउट ऑफ माई सिस्टम। कैंसर जब हो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसे सर्जरी करके निकाल देना चाहिए, न कि रेडिएशन चलता रहे। अगर सर्जरी चल जाए तो हटा दो अपने ज़िंदगी से, बॉडी से निकाल दो। इट्स द बेस्ट थिंग वन कैन डू। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अन्ना, बॉर्डर की बात हो रही है तो अभी जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था मुंबई में तो हमने देखा बहुत इमोशनल हो गए थे कि ये धरती मेरी माँ है डायलॉग कहते हुए। क्या चीज़ें थी जब आपने शूट किया था इस सीन को, और उस समय का क्या माहौल था? देखिए, अगर 10 साल नहीं रहा और मुझे ज़िंदा रखा तो उस फिल्म ने ज़िंदा रखा। 26 जनवरी 15 अगस्त को ये फिल्म देखना ही देखना है सबको, रोना ही रोना है सबको। तो आई थिंक जब ऐसे फिल्में मिलती है तो दैट इज़ मेरे लिए वो ऑक्सीजन है, मेरे लिए वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। बॉर्डर वो फिल्म तो बहुत ही इमोशन मेरे जुड़े हुए इस फिल्म से, क्योंकि हम 6 या 7 या 8 एक्टर्स थे और बाकी 800 जो थे दो असली फौजी थे। तो हर फौजी के साथ जब मैं बैठता था मुझे एक ही बात बोलते थे वो, कि सर हम तो अपने देश के लिए जान देंगे सर, ऐसा हुआ था, इधर ऐसा हुआ था, उधर ब्लास्ट हुआ तो वैसे हुआ था। तो मैं हमेशा ये डिस्कस करते थे कि कैसे हैं हमारे बच्चे। अगर ये देश प्रगति के लिए जाना जाता है, आज ये देश करेज के लिए भी जाना जाता है, हौसले के लिए भी जाना जाता है, और वो ये लेकर आते हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस लेकर आते हैं। तो एक बाप हूँ, एक बेटा हूँ, एक पति हूँ, एक भाई हूँ, इमोशंस तो आएंगे ही ना। और कौन कहता है मर्दों को रोना नहीं चाहिए? मर्दों को रोना ही चाहिए, और सबके सामने रोना चाहिए, तब मन हल्का होता है। अगर आप अपने बीवी के सामने, अपने माँ के सामने कभी 4 आंसू बहा के दिखाइए, देखनिए जो भी प्रॉब्लम्स है आपके अंदर यूं गायब हो जाएगा। और वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन हम चाहेंगे एक बार वो डायलॉग आप हमारी ऑडियंस के लिए भी बोलिए, ताली बजाइए भाई। वो ऑडियंस मुश्किल डायलॉग तो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। वही इंटेंसिटी के साथ नहीं बोल सकूंगा स्टेज पे जैसे था, लेकिन एक मिनट। इसने मेरी माँ को गाली दिया है साहब जी, इसने मेरी माँ को गाली दिया है। ये धरती मेरी माँ है साहब जी। आप ही बताइए साहब जी, अगर कोई माँ बदसूरत है तो क्या उसका बेटा उससे प्यार नहीं करता? हाँ साहब जी। और ये कहता है कि ये बिच्छू और कांटे पैदा करती है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा साहब जी, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये धरती मेरी माँ है साहब जी।
मैं अभी फ्लाइट में आते समय वापस से देख रही थी, मैं वैसे ही रोई थी जैसे आप कह रहे थे ना, वो फिल्म हर बार रुलाती है। एब्सोल्युटली। और बॉर्डर 2 भी वैसे ही रुलाएगी, क्योंकि वो मैंने एक चीज देखा, वो एक ही परिवार है अपने इंडस्ट्री में, दत्ता परिवार, जेपी दत्ता, आज निधि दत्ता, तो सालों साल सिर्फ फौजियों की कहानी बनाते रहे, क्योंकि वो फिल्में बनाने का मतलब है 10 फिल्में बनाने के बराबर है एक फिल्म बनाना। बिल्कुल। और लेकिन वो सालों साल उनकी कोशिश, हर 3 साल 4 साल कोशिश यही रहती है कि ऑथेंटिक फिल्में बनाएं, वैसे फिल्में बनाएं। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसे प्रोड्यूसरों की फिल्म चले, और क्योंकि यूनिफॉर्म की फिल्म है, हम ऐसे फौजियों को और ख़ास करके बॉर्डर 2 में आर्म्ड फोर्सेस, ट्राई फोर्सेस है, आर्मी नेवी एयर फोर्स, तीनों को, यंगस्टर्स को वो हौसला और वो फीलिंग आए कि हमें भी आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए। पर है ना, बॉर्डर की शूटिंग आसान नहीं रही होगी, जितना हम देखते थे पूरे टाइम रेत में आप लोग शूट कर रहे हैं, कैसा होता था? तो वैनिटी वैन भी नहीं होती थी मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खाने में रेत ज़्यादा होता था, खाना कम। 18 घंटे की शूटिंग, विंटर में नाइट शूटिंग, सोचिए रेत, ठंडी रेत, माइनस टेम्परेचर, रेत में शूट करते थे। गर्मी में भी रेत में हमने शूट की। गर्मी में जब मैं रेत में घुसता था तो जो रेत है वो बदन पे चिपक के एंड में जलन के मार्क्स छोड़ देते थे, वैसी शूटिंग थी। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप ये सोचते हो कि यार फौजी कैसे ये करते हैं, तब आपको लगता है नहीं यार, हम जो करते हैं वो तो कुछ नहीं है। तो आई थिंक वो स्पिरिट थी और वो फीलिंग था और वो अंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से वो फिल्म बनी जैसे बनी। इट वॉज अ फिल्म ऑफ इमोशन, उसमें एक्टिंग नहीं था, जो हम फौजियों के लिए फील करते थे वही था और कुछ नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आहान भी बॉर्डर 2 कर रहे हैं, क्या बातें होती थी आप दोनों में जब वो बॉर्डर 2 के सेट से लौटते थे, और आपकी पुरानी क्या यादें डिस्कस होती थी इन दोनों के बीच? नहीं, बस मैं यही कहता था बॉर्डर आहान को कि बेटा एक्टिंग मत करना है, फील द सीन्स। आप एक फौजी का किरदार निभा रहे हो, बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दिखने से लेके, बिहेवियर से लेके, हर एक चीज़, इमोशन से लेके, क्योंकि आप भारत से जुड़े जाओगे। अभी आपकी सेकंड फिल्म में आपको बॉर्डर जैसे फिल्म मिल रही है, छोटा रोल हो, एक सीन का हो, 2 सीन का हो, चुपचाप खड़े रहना एंड बी अ स्टूडेंट एंड नॉट अ मास्टर। तो आई थिंक वैसे ही कोशिश किया है आहान ने, और ब्यूटी यही है कि जो भी लोग आहान को देखते हैं तो बोलते हैं सिंसियरिटी बहुत है। एंड आई थिंक एक जब आप एक फौजी का किरदार निभा रहे हो, आपको सिंसियरिटी और देश के प्रति प्यार वही दिखाना होता, बाकी एक्टिंग अपने आप हो जाती है। तो फौजियों से भी तो आप काफ़ी बार मिले हैं, कौन सी कहानी, कौन से फौजी की भूलती नहीं है जो मिले हैं और लगता है कि शेयर करना चाहिए? देखिए, कारगिल का वॉर चल रहा था, और मुझे चिट्ठी आया था और मुझे फ़ोन आया था कि फ़ौजी बच्चे चाहते कि आप जाके उन्हें मिलो कारगिल में। तो मैंने कहा मैं मिलूँगा। फिर आर्मी से ये भी आया था कि आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, क्योंकि वॉर चल रहा है, कि आप अपने मर्ज़ी से जा रहे हो और अगर कोई हादसा हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप हो। मैंने कहा हाँ। वो बड़े चॉपर में 40-50 लोगों के चॉपर में हमें कारगिल लेकर गए। ऊपर शेलिंग चल रहा था और नीचे मैं चला गया एक आर्मी हॉस्पिटल, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में, और वहाँ फौजियों को देखकर आई थिंक मैं रो ही दिया था। मैं काफ़ी दिनों तक रोता रहा उसके बारे में सोचकर भी। मिला, सबको मिला, और एक यंग बच्चा था, शायद 19 साल का सिख सरदार लड़का था, और एक हाथ नहीं था उसका, एम्प्यूट किए थे क्योंकि डिस्ट्रॉय हुआ था वो। उसे देखते ही मुझे उसके पास लेकर गए और
उसको उन्होंने उठाने की कोशिश की। तो मैं सर नहीं 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 सोने दो इसे, नहीं सर आपके बारे में बहुत बात करता है ये। जैसे वो लड़का उठा, मुझे देखते ही वो शुरू हो गया, पाजी पाजी मैंने तो, और माँ बहन की गाली दे रहा था, पंजाबी में माँ बहन की गाली दे रहा था। बोल रहा था इन्होंने मुझे रोक दिया वरना मैं दोबारा जाना, माँ शक्ति सर माँ शक्ति। उसे लगा कि वो भैरव सिंह से बात कर रहा है और वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर एक हाथ तो है मेरा, पाँव तो मजबूत है, मेरे को जाना है दोबारा, ये लोग जाने नहीं दे रहे। आई थिंक वो सोच थी उसकी कि उसे जान देना था, you know, तो मैं यही सोच रहा था कि 19 साल का लड़का, उसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है और वो चाहता है कि देश के लिए वो जान देवे। मैं रोने लग गया तो वो मुझे समझा रहा है कि सर आप रोइए मत, सर आप रोइए मत। उसके बाद बाहर निकला तो उसके माँ बाप मुझे मिले और वो उन्होंने कहा कि रोइए मत आप, हमारे 3 बेटे हैं अब और एक बेटा है वो भी जाएगा फौज में। तो 3 बेटे थे, एक और बेटा है वो भी जाएगा फौज में। तो मैंने वहाँ के जो अफसर थे जो मुझे लेकर गए थे उनसे पूछा कि 3 बेटे, दूसरा बेटा बोलते एक बेटा वो ऑलरेडी खो चुके हैं, ही इज लॉस्ट अ सन इन वॉर। तो लोग उनकी सोच वो है। आई थिंक जितने में मोमेंट्स मैंने देखे हुए हैं, रन ऑफ कच्छ में हमारे बीएसएफ के जवान खड़े रहते हैं इंटीरियर्स में। एक बार आप अंदर जाते हो, जब आप घूम के देखोगे तो आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन भी नहीं होगा। अपने कैंप पे आप अपनी ज़िंदगी में नहीं पहुंच सकते, इतनी मुश्किल है अगर आप आर्मी वालों के साथ नहीं जाए। वो अकेला खड़ा है वहाँ पर 8-8 घंटे, कुछ नहीं, सिर्फ रेत और रेत, यहाँ तक जूते और वो पट्टे बांधे हुए हैं क्योंकि वहाँ सांप उड़कर काटते हैं और बहुत जहरीले सांप होते हैं। और वो सिर्फ तैनात है और बॉर्डर को देख रहा है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर 8 घंटे में ड्यूटी चेंज, चाय कॉफ़ी के लोग जाते हैं। आई मीन कैसे जीते हैं ये बच्चे, क्या है उनकी ज़िंदगी, सिर्फ माँ और भारत माँ। बिल्कुल देश का जज्बा है जो उन्हें आगे बढ़ा के रखता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। पर इस फिल्म में आपके साथ अक्षय खन्ना भी थे जिनकी अभी धुरंधर बहुत हिट हुई है। कैसा था आप लोगों का उस समय जब आप लोग के सीन भी काफी थे? अक्षय की सेकंड फिल्म थी, जैसे आन की सेकंड फिल्म है, फ्रेश, एनर्जेटिक, बहुत ही प्यारा। और आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस ने हमारे परफॉर्मेंसेस को आउट क्लास किया था तभी भी। तो धुरंधर में भी वही प्यार मिल रहा है उसे। इज अ ब्रिलियंट एक्टर, बहुत ही प्राइवेट लड़का, बहुत ही प्राइवेट इंसान। तो हैट्स ऑफ टू हिम। पर आप तो विनोद खन्ना जी के भी फैन थे ना? बहुत बड़ा फैन था, बहुत बड़ा फैन था। और हमारे बिल्डिंग के पास ही रहते थे तो मुझे पता था कि शूटिंग के बाद 6:30-7 बजे रोज़ वहाँ से जाते थे। तो मेरे एक दोस्त के दुकान में जाके मैं बैठा रहता था और विनोद जी पास करते तो सिर्फ ऐसे करते थे और वो ऐसे के लिए मैं रोज़ उस दुकान में जाकर बैठता था। बट उनके साथ काम भी की मैंने। वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स, बहुत ही बहुत 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 प्यारे इंसान। पर है ना, देखा जाए तो 90s की जो एक्टर्स थे उनका जो काम करने का तरीका था, जैसे मैं अक्षय की बात करूं, वक्त हमारा ऐसे, आप और अक्षय हेरा फेरी 3 तक साथ अभी भी काम कर रहे हैं। आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। हम डिसिप्लिन की बात करें, आप दोनों बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, फिटनेस फ्रीक आप दोनों हैं। दोनों ने एक्शन फिल्में की, फिर एक्शन से कॉमेडी स्विच किया और अभी देखा जाए तो स्टिल इंडस्ट्री में इतना लंबा करियर है आपका। कभी बात होती है आप दोनों में कि इतना कॉमन कैसे आप दोनों में इतनी सारी चीज़ें? आई थिंक टाइमिंग और हैबिट्स, ओल्ड स्कूल, सवेरे का जो सूर्य है उसे देखना, माथा टेकना हमारे लिए बहुत मायने रखता था, मायने रखता है आज भी। सनराइज़ अगर नहीं देखूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या हो गया मेरे ज़िंदगी में। अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। आई थिंक उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। जैसे कि मैं बार बार सोशल मीडिया, जितना इंटरनेट, ये सब जितना पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव चीज़ें भी है उसमें। तब हम देख के सब कुछ सीखते थे, आज हम सुन के
और किसी और को देख के सीखते हैं। आई थिंक वो चीज़ें हैं जिसने ये बदलाव लाया है और डिस्टर्ब किया हुआ है ज़िंदगी को। तो अक्षय साथ कितनी मस्ती हुई है, इतनी फिल्में की बहुत आपने। बहुत सारे आज भी हम एक फिल्म कर रहे हैं वेलकम टू द जंगल, और वहीं भी सेट पे मस्ती होती ही रहती है, किसी के ना किसी की हम टांग खींचते ही रहते हैं। हम तभी उसे प्रैंक्स और मस्ती कहते थे। आज लोग अलग अलग नाम देते हैं उन चीज़ों को भी, कि आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो और किसी को ये कर रहे हो और वो कर रहे हो। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आज बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बिहेवियर तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं एक केएल राहुल पे भी एक सवाल पूछना चाहूँगी। ये एक फ़ैन ने एक्चुअली मुझसे कहा था कि आप मंच पे ज़रूर पूछिएगा, जिस दिन केएल राहुल मंच पे पिच पे होते हैं, आपका दिन कैसा होता है उस दिन? जैसे कि कल होगा, टीवी से दूर, न्यूज़ से दूर, रेडियो से दूर, सिर्फ वाइफ के पास जाता हूँ और ऐसे करता हूँ और वो ऐसे करती है और मैं खुश रहता हूँ। गेम के बाद मैं हाइलाइट्स देखता हूँ और खुश हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है जब एक बच्चा अपना परफॉर्म कर रहा होता तो। और वो हर पिता और माँ का यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अच्छा करे, वो खुश रहे, उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। और वही एक माँ बाप का प्रेशर, वही एक ही प्रेशर होता है, बाकी कुछ कभी भी ज़िंदगी में बाकी हर चीज़ को हम झेल लेते, इस इमोशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि मेरा न रहना उसके लिए लकी है और मैं वही फॉलो करता हूँ। ये सुपरस्टिशन है मतलब कि एब्सोल्युटली। चलिए थोड़ा कुछ सवाल हम ऑडियंस के भी लेते हैं। इसी में एक सवाल और जोड़